सुर्खी को बाद सबसे पहले बात करते हैं सीएम मनोहर पर्रिकर की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का थोड़ी देर में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने गोवा पहुंचकर मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी। उनकी कैबिनेट के कई सहयोगी भी पर्रिकर के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। पर्रिकर के सम्मान में आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गोवा की, जहां पर मनोहर पर्रिकर के अंतिम यात्रा चल रही है। तमाम उनके चाहने वाले हैं, जनसैलाब उमड़ा हुआ है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी अंतिम संस्कार की अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं ये तमाम लोग। ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर की। आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तमाम जो चाहने वाले हैं उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं, और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और उस तस्वीर में मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देश के लिए एक बड़ी क्षति। मनोहर पर्रिकर जो गोवा के मुख्यमंत्री थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। थोड़ी देर में उनकी अंतिम यात्रा चल रही है, थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। उनके गुजर जाने से देश को एक बड़ी क्षति हुई है। आप देख सकते हैं ये दो तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मनोहर पर्रिकर के निधन को देश के लिए बड़ा नुकसान बताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि वो एक अच्छे इंसान थे और बहुत सादगी वाली जिंदगी जीते थे। बहुत दुख की बात है कि मनोहर पर्रिकर जी का निधन का जब सुना कल हम लोगों ने, पूरे समाज को, पूरे देश को धक्का लगा। वो अच्छे इंसान थे, चाहे और किसी पार्टी दूसरी पार्टी हो सकते हैं, परंतु बहुत ही सादगी पसंद थे, बहुत व्यवहार कुशल थे। उनका जाना हम सबको दुख है। उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर, और उनके परिवार को दुख को सहन करने की शक्ति दे। व्यक्तिगत तो मैं कोई अनुभव की बात नहीं कर सकता, वो दूसरी पार्टी में थे, पर जब हम सुनते थे, देखते थे तो एक अच्छे इंसान लगते थे। वहीं जयपुर में बीजेपी दफ्तर में मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका जीवन न सिर्फ राजनेताओं के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। कम लोग होते हैं राजनीति में जो राजनीति को स्वच्छ बनाते हैं। भले ही वो गोवा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे देशवासियों का दिल जीत लिया। मुझे उनसे मिलकर, उनसे सीखने का अवसर मिला जब वो रक्षा मंत्री बनकर केंद्र सरकार में आए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भारतीय सेना के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का लक्ष्य रखा था, उसको पर्रिकर साहब ने बखूबी पूरा करा। उसमें पेचीदियां थीं, लेकिन ये उनकी समझ थी कि उन पेचीदियों को सुलझाकर उन्होंने बहुत ही कम समय में 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया। और अब बात सियासत की। अपने दिल्ली दौरे पर सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी के चौकीदार कैंपेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब देश चौकीदार को चोर बुलाने लगा तो उन्होंने पूरी बीजेपी को ही चौकीदार बना दिया। राजस्थान में केंद्रीय मंत्रियों की सीटों पर चल रहे विरोध पर गहलोत ने कहा कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है और पूरी तरह बीजेपी बिखर चुकी है। रोजगार के, काले धन के, 15 लाख के, महंगाई कम करने के वादे निभाते तो आज ये नौबत नहीं आती
ना तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस अटैक करती चौकीदार के नाम पर। राफेल के अंदर क्या हुआ, चौकीदार जवाब क्यों नहीं दे रहा है? चौकीदार चोर है, ये जनता क्यों बोलने लग गई? और जनता इस रूप में बोलने लग गई कि मोदी जी को, जैसे गुजरात के अंदर उन्होंने जब कहा कि विकास पागल हो गया है, विकास पागल हो गया है, तो मोदी जी को कहना पड़ा विकास मैं खुद ही हूँ। आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की नौबत आती क्यों है। बात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की, जिन्होंने आज गंगा में बोट यात्रा के जरिए अपने चुनावी अभियान का आगाज किया। प्रियंका प्रयागराज से वाराणसी की बोट यात्रा पर निकली हैं। इस दौरान प्रियंका ने देश में बोलने की आजादी पर पाबंदी के आरोप के साथ पीएम और बीजेपी पर निशाना साधा। तो प्रियंका ने विपक्षी दलों को सतर्क किया, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं बल्कि एकजुट होकर बीजेपी से मुकाबले का है। प्रियंका ने यूपी से राजस्थान की सियासत को भी साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों से किए वादे पूरे हुए और आगे भी कांग्रेस सरकार अपने विकास के एजेंडे पर चलेगी। कि जब कांग्रेस की सरकार आप लाएंगे तो एक जागरूक सरकार लाएंगे और एक ऐसी सरकार लाएंगे जो आपके लिए काम करेगी। आपने देखा है मेरे भाई राहुल जी कुछ कहते हैं उसको करते हैं। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई, 10 दिनों में किसानों के कर्ज से माफ हुए। राजस्थान में हमारी सरकार आई, 10 दिनों में सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए। तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहती हूँ, मेरे भाई मेरे बहन, यही आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सोच समझ के वोट करिए इस चुनाव में, कांग्रेस को विजयी बनाइए ताकि आपकी समस्याओं पर गौर किया जाए और उनका हल किया जाए। कांग्रेस में सीटों पर मंथन के बीच उम्मीदवारों के नाम पर खींचतान का नायाब नमूना अजमेर सीट पर देखा जा रहा है, जहां स्थानीय और बाहरी की जंग के बीच अब डिप्टी सीएम सचिन पायलट के नाम उम्मीदवार के तौर पर लिया जाने लगा है। अजमेर संसदीय सीट के लिए फिलहाल कांग्रेस और भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। हालांकि जयपुर और दिल्ली में लगातार चल रहे मंथन ने स्थानीय दावेदारों की धड़कन बढ़ा दी है। खासतौर से कांग्रेस में इसको लेकर ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। कुछ बाहरी प्रत्याशियों के भी नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में अजमेर के कांग्रेस के कई नेता यहां से सांसद रह चुके पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग करने लगे हैं। राजस्थान में हमारा मिशन 25 है और अगर हमने राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो हमें त्याग करने पड़ेंगे। अगर ऐसे सिर्फ रघु शर्मा, लालचंद कटारिया, इनके मंत्रियों के नाम ले दो कि साहब इनको चुनाव लड़ने पड़ेंगे, तो वो आपको फिर उसमें अंदरी बाहरी कोई नहीं देखा जाएगा कि जो जहाँ से जीत सकता हो उसको। मेरा एक मंतव्य है, मेरा एक निवेदन है, सुझाव है कि सचिन पायलट जी को, क्योंकि संवैधानिक कोई पद नहीं है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का और वो केंद्र की राजनीति में ही रहे हैं, एक एक सीट का महत्व है, एक एक सीट का महत्व है। जहां एक और सचिन पायलट के नाम पर कई बड़े दिग्गजों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है, वहीं बाहरी प्रत्याशी का विरोध भी सामने आ रहा है। पिछले 25 साल से अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने तो खुले तौर पर बाहरी प्रत्याशी के विरोध में पार्टी को चेतावनी भी दे दी है कि 10% गांव में एक आदमी का नाम भी नहीं ले सकता कि ये मेरे मिलने वाला है, तो फिर बाहरी नहीं चलेगा। आएगा तो यदि हाईकमान फिर भी जबरन देती है तो 10-11 बजे हम खारी नदी के पार इसको उठा के फेंक देंगे। हराना तो बहुत बुरी बात रही। कांग्रेस के आला नेताओं को अजमेर कांग्रेस की गुटबाजी का इल्म है। खासतौर से पीसीसी चीफ सचिन पायलट तो इस गुटबाजी को 2014 के लोकसभा चुनाव में भुगत भी चुके हैं। ऐसे में दिल्ली में बैठे नेताओं के लिए अजमेर की सीट पर प्रत्याशी का चयन करना इतना आसान नहीं होगा। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। मिशन 25 के लिए कमर कस रही कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बाकी हुए वैसे नेताओं का समर्थन लेने से पीछे नहीं हट रही जो निर्दलीय चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंच चुके हैं। हालांकि पार्टी ने विधानसभा चुनाव के वक्त उन्हें पार्टी से निकाल दिया था और उनकी आधिकारिक रूप से घर वापसी भी नहीं हुई है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस को बागियों से नहीं गुरेज, क्या कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे बागी? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कई नेता हुए थे बागी।
कांग्रेस के पोस्टर्स पर बागियों को भी जगह। लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 25 में जुटी कांग्रेस हर हथियार अपनाने को तैयार दिख रही है। एक तरफ उम्मीदवारों की तलाश जारी है तो नजर विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़कर एमएलए बनने वाले कांग्रेस के बागियों पर भी है। सीएम अशोक गहलोत चुनावी अभियान पर निकले हैं और जनसभाओं के लिए लगने वाले बैनर पोस्टर्स में कांग्रेस के उन बागियों को भी तवज्जो मिल रही है जिन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ा था और उस वक्त पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया था। 14 मार्च को लक्ष्मणगढ़ की जनसभा में महादेव सिंह खंडेला पोस्टर्स में दिखे थे, तो 16 मार्च को जमुआ रामगढ़ की जनसभा में दूदू के विधायक बाबूलाल नागर, शाहपुरा के विधायक आलोक बेनीवाल और बस्सी से विधायक लक्ष्मण मीणा कांग्रेस के पोस्टर्स में दिखाई दिए थे। वहीं इस मसले पर कांग्रेस के पदाधिकारी भी ज्यादा कुछ बोलने की बजाय मामले को बड़े नेताओं की झोली में डालकर चलते नजर आते हैं। वो लोग कांग्रेस विचारधारा के लोग, इसमें कोई संशय नहीं है और उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा है और हो सकता है कि अपना विश्वास व्यक्त करना चाह रहे हो पार्टी के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो निर्णय लेना वो पार्टी स्तर पर होगा। हमारे प्रभारी महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे जो संगठन के लोग हैं, विशेषकर मुख्यमंत्री जी, सब लोग मिलकर के निर्णय लेंगे। दरअसल बागियों को बैनर और पोस्टर्स में जगह देना कोई अचरज नहीं है, लेकिन ये सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने इन बागियों को विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और फिलहाल इनकी घर वापसी भी नहीं हुई है। ऐसे में पोस्टर्स में इन बागियों को जगह देना चर्चा का विषय बना हुआ है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जीत की राह तलाश रही कांग्रेस बागियों के खिलाफ नरम रुख अपनाने को तैयार है। दीपक व्यास, न्यूज 18, राजस्थान, जयपुर। तो मनोहर पर्रिकर अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी अंतिम यात्रा जो है नजदीक है। चुनाव के नजदीक आते ही आपको बता दें कि हाड़ौती में सरसों की खरीद ने भी सियासी रंग अख्तियार कर लिया है। गहलोत सरकार के मंत्री शांति धारीवाल ने सरसों खरीद के बहाने कोटा के सांसद ओम बिरला पर तंज कसा है, तो पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने किसानों के हक में आवाज बुलंद की और भामाशाह मंडी को आधे दिन तक बंद रखा। राजावत ने कहा कि खरीद प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए, साथ ही सरसों की खरीद सीमा 25 क्विंटल से बढ़ाकर 50 क्विंटल किया जाए। इसके साथ ही बायोमेट्रिक सत्यापन की बाध्यता को खत्म कर दिया जाए। हम तो ये चाहते हैं 8 दिन में अगर राज में बैठे लोगों की नींद नहीं खुली तो 8 दिन बाद में ये भामाशाह मंडी जंगे मैदान होगी और भामाशाह मंडी में चक्का जाम किया जाएगा। भामाशाह मंडी के गेट पे भवानी सिंह राजावत अनिश्चित काल के लिए किसानों के लिए धरने पर बैठेगा, ये मैंने चेतावनी दी। प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। जयपुर में राज्य निर्वाचन आयोग ने ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी हिस्सा लिया। जयपुर के ओटीएस सभागार में आयोजित इस ट्रेनिंग सेशन का मकसद लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित कराना है। इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार डिप्टी डीईओ को ईमानदारी से काम करने और राजनीतिक दबाव में न आने की सलाह दी। अगर आप निष्पक्ष तरीके से अपना काम करते हैं तो आपका 50% काम अपने आप हो जाता है, क्योंकि जब सबको पता है कि निष्पक्ष तरीके से काम हो रहा है तो कोई भी किसी तरह की उंगली जो है वो नहीं उठाता है। तो यही मैंने इनसे कहा है कि आप निष्पक्ष होकर के काम करें बिना किसी भय के। मैंने इनको कहा है कि देखिए किसी भी तरह के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। डिप्टी डीईओ के इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान चूरू एसपी आदराम फासल और जोधपुर के डीसी ललित कुमार गुप्ता का मामला भी उठा, जिनकी रिटायरमेंट नजदीक है। इस मामले पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने कहा कि इन दोनों को हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चूरू एसपी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, वो हमने डीओपी को ऑलरेडी लिख दिया है और उसमें जल्दी जो है वो निर्णय ले लिया जाएगा। जोधपुर डीसी के बारे में भी हाल ही में ललित गुप्ता जी, हाँ उनका भी अभी हमें पता चला, तो उनके लिए भी हमने डीओपी को कहा है कि आप किसी अन्य अधिकारी को जो है वहाँ पे लगाएं। इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि अब की बार चुनाव में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वोटर लिस्ट के नवीनीकरण से लेकर
प्रत्याशियों के खर्चे और फेक न्यूज पर सख्ती से नजर रखनी होगी। सी विजिल ऐप पर आई शिकायतों को तुरंत दूर करना होगा। मतलब साफ है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयारी में जुटा है ताकि लोकतंत्र का महापर्व के दौरान किसी को कोई परेशानी न हो। और अब खबर श्रीगंगानगर की, जहां इस बार एक खास मुहिम कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है और इसकी जद में आ सकते हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, जो बीकानेर में विरोध के बाद श्रीगंगानगर में किस्मत आजमाना चाहते हैं। वंदे भारत माता की। श्रीगंगानगर सीट की मुश्किल, मेघवाल समाज के एकाधिकार का विरोध। 1977 से मेघवाल समाज को टिकट। लोकसभा चुनाव के आते ही जातियों की पहचान और जातियों की चाहत भी सामने आने लगी है। श्रीगंगानगर की लोकसभा सीट में बिल्कुल ऐसे ही हालात हैं। ये विरोध है मेघवाल समाज को लेकर और विरोध जता रहे हैं एससी से जुड़ी करीब 58 जातियां। और इस विरोध का कारण छिपा है श्रीगंगानगर सीट पर वोटरों के जातीय गठन में। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 19,35,000 वोटर हैं, जिनमें मेघवाल समाज का हिस्सा महज 6.5% यानी करीब 1.25 लाख वोटर का है, जबकि इसी सीट पर एससी की बाकी करीब 58 जातियों का वोट प्रतिशत 28 के करीब है। 1977 के बाद से श्रीगंगानगर सीट पर लगातार मेघवाल समाज का कब्जा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम नायक का भी दावा है कि अगर पार्टी इस बार मेघवाल समाज के अलावा अन्य अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों को टिकट देती है तो पार्टी की जीत सुनिश्चित है। बड़े नेताओं को ऊपर सोचना पड़ेगा, सोनिया गांधी जी को सोचना पड़ेगा, राहुल गांधी जी को सोचना पड़ेगा, आदरणीय हमारे अशोक गहलोत जी को सोचना पड़ेगा, इस बात पे चिंतन करना पड़ेगा कि जो ऐसी समाज के अंदर 59 जातियाँ आती है और 58 जातियाँ इस बात का विरोध कर रही है, उनमें भारी रोष है इस बात का कि भी हर एक बार जो 58 जातियों की जो है अनदेखी की जाती है, हर एक बार जो है मेघवाल समाज को जो है गले लगाया जाता है और 58 जातियों को दरकिनार किया जाता है। इस बात का धीरे धीरे कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वहीं बीकानेर में अपने विरोध के चलते केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी श्रीगंगानगर सीट पर संभावना तलाश रहे हैं, जिनका विरोध बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटी खुलेआम कर चुके हैं। अब इस विरोध में अनूपगढ़ से बीजेपी की पूर्व विधायक शिमला बावरी भी उतर आई है और उनका दावा है कि मेघवाल समाज को वोट देने से पार्टी को नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। हमारे वोट संख्या के अंदर बहुत सारे हैं। जिस तरीके से आप देखिए, मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो गंगानगर ऐसी सीट है, यहाँ पे हमारे को लोकसभा के अंदर अभी तक किसी भी समाज को यहाँ पे लोकसभा की टिकट नहीं मिली है। बीकानेर से भी हमारे अभी कभी भी मेघवाल समाज के अलावा किसी को भी टिकट नहीं मिला। तो हमारा यही सरकार, हमारी यही पार्टी से हमारी मांग है कि कोई भी हमारा समाज है, जितने भी हमारे समाज है ऐसी वर्ग के, उसमें से किसी को भी आप टिकट दोगे तो हम तन मन धन से यहाँ से पार्टी को जिता करके भेजेंगे। साफ है कि बीकानेर के बाद अब श्रीगंगानगर में भी मेघवाल समाज का विरोध इस चुनाव में जोर पकड़ रहा है और इसका खामियाजा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को भी भुगतना पड़ रहा है। हालांकि मेघवाल समाज के विरोध को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मुश्किलें आ रही हैं और चुनाव से पहले कोई भी पार्टी एक बड़ी आबादी को नाराज नहीं कर सकती। राकेश मितवा, श्रीगंगानगर, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो एक बार फिर चलते हैं गोवा के पणजी, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की अंतिम यात्रा चल रही है और उनकी अंतिम यात्रा में आप देख सकते हैं कि तमाम उनके चाहने वाले मौजूद हैं। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा उनका। आप ये तस्वीर देख सकते हैं मनोहर पर्रिकर की, ये सीधी तस्वीर, लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी क्षति देश के लिए। उनके बारे में कहा जाता है कि इनका स्वभाव बेहद सरल था और उनकी इसी सरलता को हर कोई पसंद करता था। बहुत ही सादगी पसंद इंसान थे और गोवा के चौथी बार वो मुख्यमंत्री बने हुए थे। उससे पहले वो आपको बता दें कि पूर्व वो रक्षा मंत्री भी थे मोदी सरकार में
और अब वो इस दुनिया में नहीं है। कल शाम को उनका निधन हो गया 63 साल की उम्र में। बेहद ही सरल स्वभाव के थे। उनके जाने से देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है, गहरा दुख पहुंचा है और उनके तमाम चाहने वाले लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हैं और थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार होगा। वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए वो इस दुनिया से गुजर जाएंगे, हमारी आंखों से ओझल हो जाएंगे, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। मनोहर पर्रिकर की जो छवि थी, बेहद ही सरल और सादगी पसंद इंसान थे और इसी के कायल हर कोई था, जिसकी चर्चा आज हर कोई कर रहा है। आप ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं उनके अंतिम यात्रा की और थोड़ी ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बेहद भावुक पल इस देश के लिए। हालांकि वो गोवा के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनकी जो छवि थी, जो उनकी पर्सनालिटी थी, वो उससे हर कोई प्रभावित था। चूँकि उनका स्वभाव ही बेहद सरल था, वो सादगी पसंद इंसान थे। अक्सर वो जो है सचिवालय भी वो चले जाते थे, स्कूटर पे बैठकर चले जाते थे। तो ऐसे सरल स्वभाव के नेता बहुत कम होते हैं जो अपनी एक अलग इमेज बनाते हैं और इसी के कायल आज उनका हर कोई शख्स है, उनके चाहने वाले उनको इसी रूप में याद कर रहे हैं। चौथी बार वो गोवा के मुख्यमंत्री बने थे और कल शाम को उनका निधन हो गया। ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं गोवा से, जहां पर उनकी अंतिम यात्रा में तमाम उनके चाहने वाले लोग शामिल हैं और थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी थी, जो उनकी छवि थी, उनको उसी रूप में हर कोई याद कर रहा है। तो ये अंतिम यात्रा आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। उनके तमाम चाहने वाले जो लोग हैं उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हैं। थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार होगा और वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, हमेशा के लिए हमारी आंखों से ओझल हो जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आप देख सकते हैं, अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं उनके अंतिम संस्कार में। तो देश के लिए ये बेहद दुखद क्षण है। एक अच्छी छवि वाले इंसान, एक अच्छी छवि वाले नेता जो हमारे बीच नहीं रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।